ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। आदाब नाजरीन, मैं शादाब आलम इस्तकबाल करता हूं आपका हमारे खास प्रोग्राम हैप्पी बर्थडे में। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो अपने आप में एक मिसाल है, जिसने हिंदी सिनेमा में पहली बार मेथड एक्टिंग की शुरुआत की, जिसको पर्दे पर देखकर यह लगा कि यह किरदार नहीं हकीकत है, और ये वो सुपरस्टार है जो ट्रेजडी किंग के नाम से मशहूर हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूसुफ खान साहब की, जिन्हें दुनिया दिलीप कुमार के नाम से जानती है। और आज दिलीप साहब की सालगिरह है। इसी मौके पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास प्रोग्राम। तो नाजरीन, बताते हैं आपको दिलीप साहब के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके लिए बड़े से बड़ा नाम छोटा लगता है, जो अपने आप को किसी भी शक्ल सूरत में ढालें तो लगता है कि वो उसमें खो गए हैं, जो हर किरदार को अपना बना लेते हैं, उसे खुद में समा लेते हैं और अदाकारी का समंदर लिए आने वाली नस्लों के लिए एक आइडियल बन जाते हैं। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसी ही शख्सियत की। 11 दिसंबर 1922 को पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में लाला गुलाम सरवर की यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई, जिसका नाम रखा गया यूसुफ खान, जिन्हें हम दिलीप कुमार या ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जानते हैं। अस्पताल पहुंचा दो। अरे कोई है? अरे कोई बचा लो रे। अरे दरवाजा खोलो भाई, ऊपर कोई डॉक्टर है? बुरी हालत है भाई। दिलीप कुमार के वालिद फलों के ताजीर करते थे और तिजारती वजूहात की वजह से ये महाराष्ट्र के देवलाली इलाके में शिफ्ट हो गए। दिलीप कुमार की शुरुआती तालीम नासिक के नजदीकी देवलाली इलाके के बार्नेस स्कूल में हुई और फिर 1930 में इनकी फैमिली चेंबूर मुंबई में शिफ्ट हो गई और फिर दिलीप अंजुमन स्कूल में पढ़े। लेकिन पढ़ाई से ज्यादा दिलचस्पी इनकी फुटबॉल खेलने में थी। हालांकि वालिद साहब इनसे कहा करते थे कि ये क्या फुटबॉल खेलते रहते हो, शतरंज खेला करो, ये अक्ल का खेल है। घर के कुछ हालात ऐसे रहे कि ये ज्यादा पढ़ नहीं सके और अपने फैमिली बिजनेस में ही लग गए। लेकिन 1940 में वालिद से कुछ इख्तलाफात हुए और ये मुंबई छोड़कर पूना चले गए और नौकरी तलाश करने लगे। एक कैफे में बैठे ये चाय पी रहे थे कि कैफे के मालिक और एक बुजुर्ग कपल की मदद से ये एक कैंटीन के ठेकेदार से मिले। अंग्रेजी अच्छी जानते थे और स्मार्ट आदमी थे, तो इन्हें मिलिट्री कैंटीन में नौकरी मिल गई और वहां इन्होंने अपना फ्रूट का स्टॉल भी लगा लिया। दिलीप कुमार ने जब अच्छे पैसे कमा लिए तो ये मुंबई अपने घर वापस आ गए और अपना फैमिली बिजनेस संभाल लिया। की भी क्या ओछे का आसरा आसरा क्या दुर्जन की प्रीत। दिलीप साहब ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अदाकारी की दुनिया में कदम रखेंगे, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ जैसे पहले से ही ऊपर वाले ने उनकी स्क्रिप्ट लिखी हो। किस्मत दिलीप साहब को बार बार दस्तक दे रही थी और वो इस दस्तक से अनजान थे। दिलीप साहब के वालिद की तबीयत नासाज रहने लगी तो अब दिलीप साहब खुद फलों की खरीद फरोख्त के लिए बाहर भी जाने लगे और इसी सिलसिले में एक बार ये नैनीताल पहुंचे और वहां इत्तेफाक से इनकी मुलाकात देविका रानी से हुई। देविका रानी जो उस वक्त की मशहूर अदाकारा रहीं और इनकी शादी हुई हिमांशु रॉय से। ये बॉम्बे टॉकीज की मालकिन भी थी। देविका रानी ने इस 18 साल के लड़के को देखा और कहा कि तुम फिल्मों में काम क्यों नहीं करते, तुम मुंबई आओ और मिलो। दिलीप कुमार ये सुनकर हैरान रह गए और फिर मुंबई वापस आकर उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और अपना काम करते रहे। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर दिलीप कुमार को दस्तक दी और एक ट्रेन के सफर में इन्हें देखा डॉक्टर मसानी ने। और ये तूने
आपने उंगलियां क्या बना रखा है बेटा? ये क्या? मैं तो माँ जी उधर साधु की टोली में भर्ती हो गया। अभी हम लोग रामेश्वरम जा रहे थे पद यात्रा पे, तो ये आपके आदमी न जाने क्या समझ के मुझे इधर। डॉक्टर मसानी हिमांशु रॉय के डॉक्टर थे। उन्होंने दिलीप कुमार से पूछा कि तुम क्या करते हो, तो दिलीप कुमार साहब ने अपने काम के बारे में बताया। डॉक्टर मसानी ने भी वही बात कही कि तुम फिल्मों में काम क्यों नहीं करते, ये तुम्हारे लिए अच्छा प्रोफेशन रहेगा। इस बात को सुनकर दिलीप कुमार ने सोचा कि ये बात कुछ दिन पहले देविका रानी ने भी कही थी और ये साहब भी कह रहे हैं। तो दिलीप कुमार ने इस बारे में सोचा और पहुंच गए बॉम्बे टॉकीज। तेरी तमन्ना करता हूँ मैं, दिल का खजाना भरता हूँ मैं, राह अकेली डरता हूँ मैं, कोई लुटेरा लूटे ना, दिल टूटे ना। नाजरीन, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौट कर आते हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हैप्पी बर्थडे में। और आज हम बात कर रहे हैं ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब की। दिलीप साहब ने फिल्मी दुनिया में कदम तो रख दिया था, लेकिन शुरुआत में उनकी फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पाई। और 2 फिल्मों के बाद जब दिलीप साहब ने मेहनत की तो उन्होंने ये साबित कर दिया था कि लोगों ने उन्हें गलत नहीं कहा था कि दिलीप तुम हीरो बन सकते हो। और दिलीप साहब हीरो ही नहीं बल्कि सुपरस्टार बनकर उभरे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। बॉम्बे टॉकीज में ये मिले देविका रानी से और देविका रानी ने इन्हें सिलेक्ट कर लिया और तभी यूसुफ खान को एक नया नाम दिया गया, दिलीप कुमार। (1944) में दिलीप कुमार की पहली फिल्म आई ज्वार भाटा, जिसे डायरेक्ट किया अमिया चक्रवर्ती ने। लेकिन ये फिल्म नहीं चली और इस फिल्म में दिलीप कुमार की एक्टिंग को पसंद नहीं किया गया। इसके बाद इनकी एक और फिल्म 1945 में आई प्रतिमा, जिसे डायरेक्ट किया था जयराज ने, लेकिन ये फिल्म भी नहीं चल सकी। दिलीप कुमार की लगातार 2 फिल्में जब नहीं चल पाईं तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये लड़का अदाकारी के लायक नहीं है, इसे फिल्मों में क्यों ले लिया। फिर दिलीप कुमार को ये लगा कि अब तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा और उन्होंने हॉलीवुड फिल्में देखना शुरू की। और दिलीप कुमार ने बताया था कि मुझे जेम्स स्टीवर्ट की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी और मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा कि ये लोग किस तरह से अदाकारी करते हैं और कौन से सीन को किस तरह से निभाते हैं। फिर दिलीप कुमार ने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, अपनी आवाज पर काम किया और खुद को एक्टिंग में ढाल लिया। ज्यादा बातें सुनने से ना मुझ पर पागलपन का दौरा पड़ता है। हाँ। गुस्से से मेरे दांत ऐसे बाहर निकल आते हैं, मैं लोगों की गर्दनें दबोच दबोच के उनको मार डालता हूँ, समझी। इसके बाद दिलीप कुमार नजर आए 1947 में आई फिल्म जुगनू में, जिसे डायरेक्ट किया था शौकत हुसैन रिजवी ने और ये फिल्म बहुत मकबूल हुई। इस फिल्म में दिलीप कुमार की तारीफ हुई और लोगों ने दिलीप कुमार को पसंद करना शुरू कर दिया था। गाए जा गीत मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। गाए जा गीत मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। एक वक्त वो आया जब दिलीप साहब ने हिंदी सिनेमा में राज किया। ट्रेजेडी किंग अपने किरदार में इस कदर खो जाते थे कि इसका उन पर असर भी पड़ने लगा था और इसी वजह से उनकी सेहत भी नासाज रहने लगी। अच्छा तो पिताजी आ गया, जिंदगी रही तो फिर दर्शन करूंगा। इसके बाद दिलीप कुमार ने साबित करना शुरू कर दिया था कि दिलीप कुमार आखिर दिलीप कुमार ही हैं। 1948 में इनकी 2 फिल्में आई, शहीद और मेला, और दोनों फिल्में बहुत हिट साबित हुईं।
खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहाँ शहीद हो, खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहाँ शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। दिलीप साहब एक के बाद एक फिल्म में खुलते जा रहे थे, लेकिन इन ट्रेजिक फिल्मों का जिनमें एंड में मरने का सीन होता था, इनका उन पर असर भी हो रहा था। और एक वक्त तो ऐसा आया कि इन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ा। इसके बाद तो दिलीप साहब एक के बाद एक हिट फिल्में देते गए और 1949 में आई फिल्म अंदाज ने काफी सुर्खियां बटोरी, जिसमें इन्होंने पहली बार राज कपूर और महबूब साहब के साथ काम किया। और इस फिल्म में नरगिस भी नजर आई। ये फूल सिर्फ आप पर ही खिलता है राजन बाबू जी, आप तो तकल्लुफ करते हैं। दिलीप साहब, मुझसे ज्यादा ये आप पर सजता है। ये मेरी सजावट नहीं, आपकी नजर का धोखा है। मैं आज यहां से जा रहा हूं राजन बाबू, मगर जाने से पहले इस फिल्म से दिलीप साहब पूरी तरह ट्रेजेडी किंग स्टैब्लिश हो गए। राहें भी मिला करती है दिल भी, दिल से मिलता है मगर एक चाहने वाला। 1951 में आई फिल्म दीदार में दिलीप साहब को अंधे का किरदार निभाना था और वो सोचने लगे कि आंखें तो खुली रहेंगी, फिर अंधे का रोल कैसे निभाएंगे। तो उन्होंने दादा मुनि से पूछा कि ये रोल कैसे किया जाए। दादा मुनि ने कहा कि मसला तो है, लेकिन महालक्ष्मी स्टेशन के पास में गाड़ी में देखता हूँ कि एक अंधा फकीर खड़ा है, तुम उसे जाकर गौर से देखो कि वो कैसे खड़ा रहता है और क्या करता है। दिलीप साहब स्टेशन गए और उस अंधे फकीर से मिले और बातें भी की। फिर उन्होंने उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया, वो कैसे खड़ा होता है, कैसे चलता है और कैसे बातें करता है। और फिर उन्होंने इस फिल्म में जो काम किया वो वाकई काबिले तारीफ है। दुनिया तुझे खुद खर्च करेगी। बुझा दे इन चिरागों को, बुझा दे इन चिरागों को, बुझा दे इन चिरागों को। कविराज, कविराज, दरवाजा खोलो कविराज, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। कविराज, दरवाजा खोलो कविराज, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। कविराज, कविराज। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करे ना याद। जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे, गाए जाएंगे। नाजरीन, वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चल लौट कर आते हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हैप्पी बर्थडे में। नाजरीन, दिलीप साहब ने अपनी अदाकारी से सबको अपना दीवाना बना लिया था। एक वो वक्त था जब दिलीप साहब को कहा गया था कि ये लड़का एक्टिंग के लायक नहीं है, और फिर इसी लड़के को खिताब दिया गया ट्रेजेडी किंग का। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। अरे हम तो तैयारे खड़े हैं, इंस्पेक्टर की भौजाई के कौनो ना ही बोल सकत है, हैं? हमारी का सहमत आई है। चलो डिरे डिरे गोरी। इसके बाद उनकी फिल्म आई दाग, आन और फुटपाथ। और इसके बाद 1955 में फिल्म आई देवदास, जिसमें इनकी पारो थी सुचित्रा सेन और चंद्रमुखी
वैजंतीमाला, जैसे सब सच है। चंद्रमुखी भी नाटक करती है और मैं देखता हूं। फिर भी पारो की बहुत याद आती। यूं तो इसके बाद भी देवदास पर कई फिल्में बनी, लेकिन इस फिल्म में जो अदाकारी दिलीप कुमार ने की वो वाकई किसी और के लिए नामुमकिन है। क्यों? कुछ ही दिन हुए पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। और यही अदाकारी उन्हें दिलीप कुमार बनाती है। देवदास के बाद उन्हें ट्रेजेडी किंग नाम से मुखातिब किया गया। बताते हैं कि देवदास के रोल में दिलीप साहब इतने डूब गए थे, फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद भी दिलीप साहब कैरेक्टर से निकल नहीं पा रहे थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें इलाज की सलाह दी थी और वो कई महीनों लंदन में रहे। दिलीप कुमार ने 40s, 50s में नया दौर, मधुमती, पैगाम जैसी मशहूर फिल्में तो दी ही, साथ ही इन्होंने काम किया के आसिफ की मशहूर और मारूफ फिल्म मुगल-ए-आजम में। नहीं, उसके लिए जो मेरे अहद में मखरूर मुगलों की आबरू और हिंदुस्तान की मलिका बनेगी। हरगिज नहीं, खुददार मुगलों की आबरू इतनी हल्की नहीं कि एक नाचीज लौंडी के बराबर तुल जाए। जिसमें इन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर का किरदार निभाया और इनकी अनारकली थी मधुबाला और अकबर थे पृथ्वीराज कपूर। ये फिल्म हिंदी सिनेमा में अमर हो गई थी और इस फिल्म में दिलीप कुमार ने काबिल तारीफ अदाकारी की थी। इसके बाद 1961 गंगा जमुना फिल्म में उनके छोटे भाई नासिर खान ने दिलीप साहब के साथ काम किया। इसके बाद भी ट्रेजेडी किंग ने बहुत सी फिल्में की। 1970, 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने कम फिल्मों में काम किया। 1982 विधाता, 1984 दुनिया, 1986 कर्मा, 1990 इज्जतदार, 1991 सौदागर और 1998 में बनी फिल्म किला उनकी आखिरी फिल्म थी। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। नाजरीन, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो किसी ना किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, और एक ऐसा ही वक्त आया ट्रेजेडी किंग की जिंदगी में। आइए बताते हैं आपको दिलीप साहब की जाती जिंदगी के बारे में। वो कौन? अकबर आजम, जिनके हुक्म से खुदा की बख्शी हुई सांसें भी सीने में घोंट दी जाती हैं। अदब से बात करो सलीम। एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मधुबाला और दिलीप साहब का इश्क उस दौर की सबसे बड़ी हॉट स्टोरी बन चुका था। 1997 में आई फिल्म तराना के लिए दिलीप कुमार को हीरो और मधुबाला को बतौर हीरोइन साइन किया गया। बस वहीं से शुरू हुई दोनों के दरमियान इश्क की दास्तां। लेकिन मधुबाला के वालिद साहब अताउल्लाह खां की सख्त मिजाजी ने इस मोहब्बत को कबूल नहीं किया। दरअसल 1956 में डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा ने अपनी फिल्म नया दौर के लिए दिलीप कुमार साहब के साथ मधुबाला को कास्ट किया था। फिल्म का कुछ हिस्सा भोपाल की लोकेशन पर शूट होना था, लेकिन मधुबाला के वालिद साहब ने उन्हें भोपाल जाने से मना कर दिया, जिसके बाद बी.आर. चोपड़ा ने अदालत में केस कर दिया। लेकिन अदालत के सामने मधुबाला से प्यार का इजहार करते हुए दिलीप कुमार ने कहा कि हाँ, मैं मधु से प्यार करता हूँ और उसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। और अदालत की खामोशी में गूंजे दिलीप कुमार के इकरार के लफ्जों ने मधुबाला की रातों की नींद छीन ली थी। उन्होंने मधुबाला से कहा था कि शादी के लिए अपने वालिद से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे, जिससे मधुबाला ने इनकार कर दिया। अगर जिल्लेलाही ने मुझे यहाँ देख लिया तो अनारकली की कब्र आपकी आगोश में बच जाएगी। मोहब्बत जो डरती हो मोहब्बत नहीं, अय्याशी गुनाह है। लेकिन इसके बाद फिल्म मुगल-ए-आजम की शूटिंग में दोनों साथ ही काम करते रहे।
और इस फिल्म के एक सीन में सलीम अनारकली को गुस्से में थप्पड़ मारता है। इस सीन में दिलीप कुमार ने मधुबाला को बहुत जोर से तमाचा मारा था, जिससे सेट के तमाम लोग सकते में आ गए थे और मधुबाला अचानक खामोश हो गई थी। हाँ शहजादे, मैं आपकी वो अनारकली नहीं। यकीनन नहीं। अकबर की बुज़दिल लौंडी तो सलीम की महबूबा नहीं, तो एक झूठी कसम थी जो मेरा ईमान बदल गई। तो एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गया। और ये मोहब्बत भी यहीं खामोश हो गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा और 1966 में दिलीप कुमार की जिंदगी में सायरा बानो दाखिल हुई, जिनसे 44 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। सायरा बानो अपने उस दौर की मशहूर और मकबूल अदाकारा रहीं, जो बचपन से ही दिलीप कुमार की बड़ी फैन थीं। आज जब दिलीप साहब बुढ़ापे की दहलीज पर हैं और लंबे वक्त के अल्जाइमर नाम की बीमारी से मुब्तला हैं, तो उनकी देखभाल और उनका पूरा ख्याल सायरा बानो रखती हैं और कहती हैं कि दिलीप साहब की एक मुस्कान ही मेरी जिंदगी का मकसद है। दिलीप साहब ने अपनी जिंदगी पर एक किताब भी लिखी, द सबस्टेंस एंड द शैडो, जिसमें उनकी जिंदगी के बारे में जाना जा सकता है। दिलीप साहब के बारे में कहा जाता है कि वो एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं, एक इदारा हैं और आज भी बहुत से अदाकार उनसे सीखते हैं और जिसके लिए उन्हें तमाम इनामों इकरामों से नवाजा गया। दिलीप कुमार का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा अवार्ड अपने नाम करने के लिए शामिल है। दिलीप कुमार ने 8 फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड्स अपने नाम किए और 19 बार उन्हें फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। 1993 में उनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। दिलीप साहब को 1991 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा। 1994 में हिंदुस्तानी फिल्मों के सबसे बड़े एजाज दादा साहब फाल्के से नवाजा गया। 2015 में इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से भी उन्हें नवाजा गया। इसके बाद दिलीप साहब को पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े एजाज निशान-ए-इम्तियाज से भी नवाजा। इसके अलावा ट्रेजेडी किंग ने और भी बहुत से अवार्ड्स अपने नाम किए। इस दौर के सुपरस्टार शाहरुख खान दिलीप साहब को अपना आइडियल मानते हैं। साइलेंस। और जैसा कि आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि खुदा ने ये दिन मुझको नहीं दी है, मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन जब बात दिलीप साहब की आती है तो जितना भी बोला जाए उतना कम। कभी डाल इधर भी फेरा, तो कभी डाल इधर भी फेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी ये। दिलीप साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो हर किसी के चहेते हैं। आज के अदाकारों के लिए वो एक मिसाल हैं, चाहे एक्टिंग की दुनिया हो, जिंदगी हो या अदब व तहजीब हो। दिलीप साहब ने हर जगह एक अलग मुकाम बनाया है और इसीलिए वो आज सबके दिलों में एक अलग मुकाम रखते हैं। और आज उनकी सालगिरह के मौके पर हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और हमेशा मुस्कुराते रहें। आज के बर्थडे स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना।